नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। आज का इंतज़ार हम सभी जानते हैं कि आप सभी बेसब्री से करते हैं क्योंकि आज आप सभी के सवालों के जवाब डॉक्टर साहब के द्वारा खुद दिए जाते हैं। तो चलिए सवाल-जवाब की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए स्वागत करते हैं हमारे एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट और इसके साथ ही एमबीबीएस डॉक्टर और एनर्जी मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी। सर डॉक्टर रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी धन्यवाद। हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। सर सवाल-जवाब श्रृंखला है आज, इस सवाल-जवाबों का अपने सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करूँगी आज के सवाल-जवाब की श्रृंखला। पहला सवाल रश्मि जी ने भेजा है भोपाल से। इनका कहना है कि इनकी जो हेल्थ है वो दिन पर दिन डाउन होती चली जा रही है, वीकनेस इन्हें बहुत ज़्यादा है और कुछ देर तक अगर ये कुछ ना खाएँ तो इनकी बोन्स में दर्द होने लगता है। बैक में भी इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन होता है और इसके साथ ही इनका वेट रेगुलरली डाउन होता चला जा रहा है। इसके साथ ही इन्होंने थायराइड और आयरन का भी टेस्ट कराया है जो कि नॉर्मल आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब इस तरह की समस्याएँ हों कि हमें समझ में नहीं आए कि ऊपर से जाँचें कराई हैं, थायरॉइड नॉर्मल है, आयरन नॉर्मल है, फिर भी तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे हेल्थ कंडीशन में योगा के अभ्यास का बहुत महत्व है। आपको रश्मि जी कोई योगा क्लास जॉइन करना चाहिए। चाहे आप 1 महीने के लिए ही जॉइन करके आप सीख लें कि मुझे किन योगासनों का, प्राणायाम का अभ्यास करना है, वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ध्यान के साथ-साथ। देखिए, ध्यान तो जीवन में करना ज़रूरी है, जीवन है ही। लेकिन साथ-साथ ना हमारे शरीर के अंगों को खोलने के लिए, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए, मन को शांत करने के लिए, ईड़ा नाड़ी पिंगला को संतुलित करने के लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम है। तो प्रॉपर हम करें। यूट्यूब देख के, थोड़ा बहुत टेलीविज़न देख के हम करते हैं, उसमें पूरी तरह से बात नहीं हो पाती है। आपके हेल्थ के अनुसार आपको कौन-सा करना है, वो फिज़िकली देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वैसे आपने जो बातें बताई कि आपका वज़न कम हो रहा है, तो संभावना है कि यहाँ पे हमें किडनी की ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताऊँगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको योगा भी करना चाहिए। आसन प्राणायाम थोड़ा-सा प्राणायाम और वो प्रॉपर ट्रेन होकर। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ K1 और K6। हमारे पैर में ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, जो आपको अपने पैर में मसाज करना है। K1 जो है आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फ़ोटो भी खींच के रख सकते हैं। तलवे में आगे की तरफ एक तरह से हृदय अगर हम अब पूरी बॉडी का देखें, तो हृदय जहाँ पे होता है वैसा K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों पैरों में आपको K1 का मसाज करना है। जिस पैर में आपको दर्द मिले, K1 को दबाने पे आपको दर्द मिल सकता है। दर्द मिले तो आपको उस पैर में ज़्यादा समय देना है। यहाँ पर आप काला रंग लगा के भी छोड़ सकते हैं। K1 के अलावा आपको K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। K6 हमारे एंकल के टखने के जस्ट नीचे होता है और आपको दाहिने पैर में ज़्यादा करना है K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, जो एंकल के जस्ट नीचे है। K1 और K6 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करते हैं। K6 पे आपको दिखाया जा रहा है, पैर में अंदर की तरफ एंकल टखने के जस्ट नीचे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दबाना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आपको अपने भोजन में भी थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए। आपको मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर में कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसमें एक कारण हमारा माइक्रोबायोम का डिस्टर्ब होना, हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो अगर डिस्टर्ब हो जाएँ तो फिर हेल्थ हमारा खराब रहता है। वो ठीक रहेंगे तब जब हम हमारे भोजन में फाइबर्स हों, और सबसे अधिक फाइबर्स मिलेट्स में होता है। फल सब्जियों में होता है और मिलेट्स में होता है, लेकिन मिलेट्स का फाइबर सॉल्युबल नेचर का होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो आपको 5 मिलेट्स का सेवन करना है, आपका उससे पेट ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो बॉडी में अलग-अलग दिक्कतें, दर्द वगैरह नहीं होंगी। और ये ध्यान का अभ्यास तो आप करते ही रहें। दिन में 2 बार ध्यान में बैठने की कोशिश करें, आधे-आधे घंटे के लिए, और टोटल जितनी उम्र है उतने मिनट आपको ध्यान का अभ्यास में बैठना चाहिए। ये सब रेगुलर करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सर क्या ये अपने डाइट में कुछ जैसे कि आपने मिलेट्स बताया कहा जाता है कि जब हमारा जो वेट है कम होने लगता है तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करके अपने वेट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम डेयरी प्रोडक्ट फिर अगर लेते हैं तो क्या हम काउस मिल्क ले सकते हैं या इनकी सिचुएशन में अगर क्या हम ले सकते हैं या नहीं?
देखिए, डेयरी प्रोडक्ट ट्रेडिशनली कहा जाता है कि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन नई रिसर्च में बात आई है कि दूध में जिस जानवर का दूध है, उस जानवर के बच्चे को ग्रो करने क वाला हार्मोन उसमें ज़्यादा है। ना हमारी बॉडी का हार्मोन एनिमल मिल्क लेने से डिस्टर्ब होता है। तो हार्मोन की प्रॉब्लम होती है अगर हम एनिमल मिल्क लेते हैं तो। गाय का दूध हो या कोई भी दूध हो, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है माना गया है, नई रिसर्च में। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जो वेट का जो कंसर्न है, अभी जो एक्यूप्रेशर K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया है आपको एंकल के नीचे, जब आप उसको मसाज करेंगे, वहाँ पे काला रंग लगाएँगे, तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। और मिलेट्स से भी वेट बढ़ता है। मिलेट्स वेट को नॉर्मल करता है। अगर ज़्यादा वेट है तो उसे कम करता है, और कम वेट है तो उसे बढ़ाता है। लोग अभी तो खैर आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग अलग-अलग धारणाएँ बना लेते हैं कि मिलेट से तो ऐसा होता है, मिलेट से वैसा होता है। मिलेट्स बैलेंस लाता है। जो भी आपके शरीर के लिए उचित है, वो अपने आप आएगा। सर क्या ये दलिया खा सकते हैं? क्योंकि दलिया को बहुत ज़्यादा बेहतर माना गया है वेट के हाँ, लिए। मिलेट्स का दलिया खा सकते हैं। ओके, और गेहूँ का दलिया अगर? अगर मिलेट्स पर शिफ्ट कर सकें, तो मिलेट्स गेहूँ से बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं रश्मि जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गीता सोनेकर जी का। इनका कहना है कि इनका 7 साल का बेटा है जिसके यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा जा रहा है, और 2 साल पहले से इनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है। डॉक्टर ने उन्होंने बताया है कि हाँ, ये प्रॉब्लम इनको है। और इसी के साथ ही आपसे जानना चाहते हैं इनका जो ट्रीटमेंट है, इनका बच्चे का जो ट्रीटमेंट है 2 साल से चल रहा है। तो आपसे कुछ और सलाह और सहायता चाहते देखिए, हैं। मेडिकल में तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पूरी तरह ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। 2 साल से इलाज ही करा ही रहे हैं। जी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी की प्रॉब्लम होती है, और जो यूरिन में नॉर्मली जब ब्लड को छाना जाता है, तो यूरिन में प्रोटीन नहीं जाने देते, क्योंकि हमें बॉडी को प्रोटीन चाहिए। जब हमारा यूरिन किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और यूरिन को हम रोक नहीं पाते हैं, और यूरिन में प्रोटीन बहने लगता है, तो प्रोटीन का जो लीक हो रहा है, तो ये बॉडी का प्रोटीन वेस्ट जा रहा है। तो इससे वेट वेट डिस्टर्ब होता है, वीकनेस होती है। तो यहाँ पे किडनी को मजबूत करने की ज़रूरत है, और किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में है। अभी जो हमने K1 और K6 देखे, यही पॉइंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी बहुत अच्छा काम आएगा। K1 पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि K1 को दबाना आसान होता है। K6 पे हम कलर लगा सकते हैं। जो एंगल के नीचे है K6, वहाँ पे हमें कलर लगाना है। जैसे K1 पे भी कलर लगाया जा सकता है। K1 को दबाना है, दोनों पॉइंट पर काम करना है। और K1 में जब दर्द मिल रहा है, तो जिस साइड दर्द मिलता है उस साइड आपको अधिक समय देना है। दिन में 5 बार के लिए आपको 2-2 मिनट पर का मसाज देना है K1 पर। जिस तरफ दर्द ज़्यादा मिले, अधिक संभावना है कि आपको बाएं पैर के K1 में दर्द अधिक मिलेगा, तो उसमें अधिक समय दें। जिधर दर्द अधिक मिलेगा उधर का समय ज़्यादा देना है। K1 और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट किडनी को मजबूत करेगा। हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो एक सर्कल में घूमती है। तो किडनी में एनर्जी आने से पहले वो हमारे लंग में जाती है। तो लंग को एनर्जी के लेवल पे किडनी का मदर कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लंग की ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। पहले आप K1 और K6 से शुरुआत करें। जब आपको पॉइंट याद रहने लग जाए, रेगुलर कर पा रहे हैं, तो हाथ में आप LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उस पर भी मसाज करेंगे। LU5 पॉइंट हमारी किडनी से जुड़ा हुआ है। लंग मेरिडियन का एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे की लाइन में आ रहा है, कोहनी के ऊपर। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी दर्द मिलता है। तो आप दबाएंगे, दर्द होगा, धीरे धीरे दर्द कम होता जाएगा। जैसे जैसे दर्द कम होता है, यह समझना चाहिए कि लंग और किडनी हेल्दी हो रही है। तो जब किडनी हेल्दी हो जाएगी, तो प्रोटीन का बहना रुक जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मधु लालवानी जी का। इनका कहना है कि इनको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और बर्प्स जिन्हें डकार भी कहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके साथ ही इनको 2015 से थायराइड था, लेकिन 3 साल से रिपोर्ट इनकी नॉर्मल आ रही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, जिससे इनको झुकने में और खड़े रहने में प्रॉब्लम होती है, और 2016 में स्लिप डिस्क भी हुई थी। तो आपसे सहायता चाहती हूँ। देखिए, डकार आने की समस्या की जो बात है ना, ये पैंक्रियाज का वीकनेस है। पैंक्रियाज में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, जितनी प्राण ऊर्जा होनी चाहिए, उतनी प्राण ऊर्जा नहीं है। आपको अपने पैंक्रियाज को मजबूत बनाना सीखना है। पैंक्रियाज को कैसे मजबूत बना सकते हैं, आप वैसे आसन देखिए। गोमुख आसन से हमारे पैंक्रियाज पर अच्छा असर होता है। और कैसा भोजन हमारे पैंक्रियाज के लिए अच्छा है,
मिल्क, दूध की चाय और दूध के बने प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। मिल्क एसिडिटी करता है, गैस्ट्राइटिस करता है। चाय की आदत है तो उसे बंद करें और दूध की बाकी चीज़ें भी बंद करें। पैंक्रियाज को मजबूत बनाएं। जो भोजन पैंक्रियाज के लिए अच्छा है, सेमी कुक्ड फूड पैंक्रियाज के लिए अच्छा माना जाता है, तो उसको आप ले सकते हैं। मिलेट्स को ले सकते हैं। पपीता, पपाया, जो पीले रंग का जो भोजन होता है, हल्दी है, पपाया है, ये पैंक्रियाज के लिए अच्छे माने जाते हैं, आप इनको ले सकते हैं। भोजन को नियम से लें। भोजन से पहले अपने स्वर योगा को चेक करें। हमारी दाहिनी सांस जब चल रही होती है तो उस समय हमारा डाइजेशन रिलेटिवली ईजी वे में होता है। तो जब आपकी दाहिनी सांस चल रही है उस समय भोजन करें। भोजन के बाद वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। योगासन और प्राणायाम का भी आपको अभ्यास करना चाहिए जेंटल वे में, क्योंकि सर्वाइकल है, नेक पेन है, अलग अलग बॉडी में पेन होता है, तो आसन से, प्राणायाम से आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है। एक प्रॉपर एक बार क्लास लगाएं, चाहे वो 1 महीने की ही क्लास हो, ताकि आप सीख लें। यूट्यूब से देखने की, टेलीविजन से देख के टेंडेंसी मत रखें। आधा अधूरा ज्ञान से हम प्रॉपर फायदा नहीं ले पाते। तो आपको योगा का अभ्यास करना है। मन को शांत रखना भी सीखना है। मन का भी यहाँ पे बहुत रोल होता है। जो गैस्ट्राइटिस है वो हमारे माइंड के लेवल पे एंजाइटी से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारे माइंड में एंजाइटी नहीं होगी तो गैस्ट्राइटिस होने की संभावना कम है। तो एंजाइटी को दूर करने के लिए, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी आपको बहुत फायदा देगा। दोपहर के समय योग निद्रा का अभ्यास किया करें, ये आपको गैस्ट्राइटिस में हेल्प करेगा। सर, योग निद्रा के बारे में थोड़ा-सा आप इलैबोरेट करेंगे? क्योंकि हो सकता है हमारे जो व्यूअर हैं, वो अभी हमसे जुड़े हों, तो जी, उनके लिए थोड़ा-सा योग निद्रा क्या है? बिल्कुल। योग निद्रा जो है वो गाइडेड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। शरीर के एक-एक अंगों को शवासन की मुद्रा में हम रिलैक्स करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे रिलैक्स करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो टेंशन जमा होता है वो हमारे मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हम बॉडी के एक-एक मसल्स को, एक-एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कर रहे हैं ना, तो ये टेंशन रिलीज़ होता है। टेंशन जब रिलीज़ हो जाए तो हमें हल्का एहसास होता है। आप बहुत योग निद्रा का अभ्यास करेंगे ना, आप पाएँगे कि आपकी बॉडी लाइट हो जाती है। आप ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। तो हर एक व्यक्ति योग निद्रा का अभ्यास कर सकता है। योग निद्रा का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब योग निद्रा को नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। हर सिचुएशन में योग निद्रा किया जा सकता है। और जिनको गैस्ट्राइटिस है, फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे एंजाइटी या कोई भी दिक्कत, जो से ज़्यादा सोचने की बीमारी, तो आप योग निद्रा से तो बहुत फ़ायदा पाएँगे। योग निद्रा को ध्यान का प्रिकर्सर भी माना जाता है। अगर आप योग निद्रा करते हैं तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। हमारे वो दर्शक जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कोई स्ट्रगल हो रहा है, ध्यान नहीं लगता है, आप 1 हफ्ते 10 दिन लगातार दिन में 1 बार दोपहर के समय या दिन में कभी भी योग निद्रा का अभ्यास कर लें। योग निद्रा के अभ्यास कर लेने से आपका ध्यान जो है, ध्यान लगाना जो है वो ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी रिलैक्स होने का तरीका सीख लेगी। बॉडी को कैसे शिथिल छोड़ा जाता है। शिथिलीकरण ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात है। शिथिलीकरण है और होश है, ध्यान में 2 मुख्य बातें हैं। शिथिलीकरण को प्रॉपरली हमारे जीवन में ले आता है अगर हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो। यूट्यूब पे कई सारे योग गुरुओं की आवाज़ में आपको योग निद्रा मिल जाएगा। मेरी आवाज़ में भी योग निद्रा उपलब्ध है। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा से आया है। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो प्रमुख हैं स्वामी निरंजन आनंद सरस्वती, उनकी आवाज़ में भी योग निद्रा है। मेरी आवाज़ का योग निद्रा या स्वामी निरंजन सरस्वती की आवाज़ का योग निद्रा आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे और इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग निद्रा को ज़रूर उतारेंगे और जिससे कि आपकी जो समस्या है, गैस की जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हेमा जी का, मध्य प्रदेश से हैं ये। इनको एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम है पिछले वर्ष से और इसके साथ ही इनको एनएस में थोड़ा स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम है और इसके बारे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि इसको क्योर कैसे करें? ये एनल फिस्टुला या एनल फिशर, फिशर और फिस्टुला एनाटॉमिकली बनावट के हिसाब से 2 अलग-अलग बीमारियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को एक कैटेगरी में ही रखकर उसका इलाज समझ लेते हैं। एनल फिस्टुला में या एनल फिशर में कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा रोल है। अगर हमारे शरीर में कब्जियत हो, तो फिर ये समस्याएँ ज़्यादा परेशान करती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन अपने जीवन में ना रहने दें। कॉन्स्टिपेशन ना रहे इसके लिए भोजन को डिसिप्लिन से लें, हाई फाइबर डाइट हो, मिलेट डाइट हो, जंक फूड को अवॉइड करें
और यहाँ पर जो फिस्टुला या फिसर दोनों में स्प्लीन ची की डिफिशियंसी एक कारण है। हमारे पैंक्रियाज के बाईं तरफ स्प्लीन होता है। अगर स्प्लीन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो तो इसकी गड़बड़ी होती है। इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको सिडेट करना है और यहाँ पर आप हल्दी लगा के रखें 6 घंटे के लिए। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, K7 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अगर आप पीला रंग लगा के रखते हैं 6 घंटे के लिए तो ये आपको फिस्टुला में काफ़ी हेल्प करेगा। K7 को उस पर दबाव बनाए रखें और अफर्मेशन अभ्यास कर सकते हैं कि मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे जीवन में हर्ट की भावना, किसी ने आपको कोई धोखा दिया, कोई नुकसान पहुंचाया और उससे आप बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, परेशान हो गए और उसको बार बार याद करते रहते हैं, मेरे जीवन में ये ठीक नहीं हुआ। पुरानी बातों को छोड़ना आपको सीखना है। जो हुआ अच्छा हुआ, एक अनुभव था, वो अनुभव आकर चला गया। पुरानी बातों को याद करते ना रहें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो माफ़ करने की आदत डालें। जब हम दूसरों को माफ़ कर देंगे, नाव में जिएंगे, तो फिर ये हीलिंग में आपको हेल्प करेगा। तो K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट करें, वहाँ पे हल्दी लगाएं और अफर्मेशन करें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं वर्तमान काल में जीता हूँ। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है शिवम शर्मा जी का। इनकी उम्र 17 वर्ष है, न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी जो समस्या है, इनको डॉक्टर ने बताया कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है इनको 2 साल पहले से, और इसके साथ ही इनको सिरोसिस की भी प्रॉब्लम है। इनकी स्प्लीन में यानी कि पैनक्रियास का जो साइज है वो भी बढ़ा हुआ है और ये लगभग 2 साल से एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं और उसके बाद से इन्होंने होम्योपैथिक पर मेडिसिन पर स्विच किया। देन अभी इनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। सो आपसे इस पर सहायता चाहते हैं। देखिए क्या नाम है इनका? शिवम। शिवम जी, देखिए आप पहले एलोपैथी दवाई ले रहे थे, उसके बाद आप होम्योपैथी पे आ गए। आपको बात थोड़ी सी समझ में आई कि एलोपैथी में इलाज नहीं है तो आप होम्योपैथी पे ट्राई कर रहे हैं। चलिए ये एक अच्छी बात है, एलोपैथी तो बेटर होम्योपैथी है। लेकिन पैथी जो भी है, यहाँ पर ये भी समझना है कि मेडिसिनल थेरेपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्राकृतिक और आध्यात्मिक को समझें। होम्योपैथी से ज़्यादा रिलाय आपको एनर्जी पर करना सीखना है। अगर आप वो करना सीख लेंगे तो आपकी हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगी। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में पहले हम ऑटो इम्यून को समझें। ऑटो इम्यून हमारे शरीर के अपने ही प्रतिरोधक इम्यून सेल्स हमारे अपने सेल्स पे अटैक करते हैं। हमारी बॉडी में जब इंटरनली कन्फ्यूजन पैदा हो जाए तो हमारे सब बॉडी में ऐसा होता है। अब ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमारे भीतर एक क्लैरिटी नहीं है, हमारे भीतर जीवन में प्रेम नहीं है। अपने जीवन में प्रेम का विकास करें, थोड़ा दूसरों की थोड़ा हेल्प करना सीखें, हेल्प करने की आदत डालें। जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो हमको हेल्प मिलता है। जब हमें हेल्प मिलता है, हम हेल्प देते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है। अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाना है। ऑटो इम्यून का जो यहाँ पर मानसिक कारण है वो प्रेम जीवन में कम होना है, कंफ्यूज होना है, लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। अपने आप से मत लड़ें, अपने आप को भी प्रेम करें। अपनी गलतियों के लिए अपने आप को पनिश ना करें। अपने आप से लड़ने का जो एक बहाना होता है कि मुझसे तो ये गलती हो गई, मेरे से ये मिस्टेक हो गया। जो हुआ उसे स्वीकार करेंगे तो आप ऑटो इम्यून को हील कर पाएंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट में ऑटो इम्यून को हील करने के लिए हमें HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना चाहिए दोनों हाथों में। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जब हम मसाज कर रहे हैं, मसाज करते हुए हम अफर्मेशन करें, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको याद रखें, ये बहुत काम का पॉइंट है। यहाँ पर मसाज करते हुए बोलना है अफर्मेशन, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। सर जैसे कि अभी आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, लेकिन इसके साथ ही आपसे डाइट पर भी मैं जानना चाहूँगी कि इनको डाइट पर और क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है मेडिकल में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम अध्यात्म में बात करते हैं कि हर बीमारी का इलाज संभव है। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में अभी हमें हेपेटाइटिस का एक्यूप्रेशर पॉइंट समझना है। अभी ऑटो इम्यून का हमने समझा है। हेपेटाइटिस है यानी कि लीवर की समस्या है, तो लीवर के लिए हमें लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 पर जाना है। हमारे पैर के अंगूठे के पास ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आपको इससे मसाज करना है
और यहाँ पर ग्रीन कलर या रेड कलर लगा के आप रख सकते हैं। ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप दबाएंगे, आपको टेंडरनेस का भी एहसास होगा, यहाँ पर दर्द मिलेगा। और जब तक दर्द मिले तब तक आपको रोज इसको दिन में 3 से 5 बार दबाना चाहिए और 2-2 मिनट का समय यहाँ पर लेना चाहिए। जब आप इसको दबा रहे हैं तो आप साथ में अफर्मेशन करें, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, ये हम जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट इशू लाइफ में एक होता है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हुआ। हमेशा ये याद रखना है कि भगवान कभी कोई गलती नहीं करता है। जो भी हुआ वो एक अनुभव था, अनुभव से सीखना है और आगे बढ़ना है। अध्यात्म यही कहता है, जीवन में हर एक अनुभव, चाहे उससे हमें दुख मिलता है, दर्द मिलता है, वो आत्मा के लिए अनुभव होता है। अनुभव को स्वीकार करेंगे तो हम फिर उस अनुभव को, वहाँ से लर्निंग क्या है वो लर्निंग ले सकते हैं। एक लर्निंग तो ये है कि आपको खुद से प्यार करना, खुद का सम्मान करना, खुद अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखना है। हम एक्सटर्नल रिजल्ट ओरिएंटेड, मेटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसको छोड़ना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना सीखना है, उसको फॉलो करना है। खुद से प्यार करेंगे तो हम वो फॉलो कर पाएंगे। तो पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, दोनों का मसाज किया करें। दोनों जगह पे आप लाल रंग लगा सकते हैं। पैर के LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। जो लीवर की जो ऊर्जा है वो ग्रीन कलर की होती है। तो लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करेंगे, अफर्मेशन बोलेंगे, मैं खुद से प्यार करता हूँ, जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। LV3 HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हुए हम सुजोग पे भी काम कर सकते हैं। हमारी जो ओरिजिनल नाड़ी है पूरी बॉडी पर, उसका प्रोजेक्शन फिंगर्स पे किया जाता है। तो हमारी जो हार्ट की नाड़ी है वो इंडेक्स फिंगर पे आती है। हम इस इंडेक्स फिंगर पर अपने लाल रंग से कलर लगा सकते हैं। HT3A7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कलाई के पास होता है, तो हम यहाँ पर पूरे रीजन में यहाँ पर लाल रंग लगाएंगे। ये हम अपने दोनों हाथ में कर सकते हैं। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब लाल रंग लगाएंगे तो ये ऑटो इम्यून को हील करने में हेल्प करेगा। और जो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कलाई पर है वो ओरिजिनल पॉइंट है, और जो फिंगर पे है वो सुजोग पॉइंट, ब्यूल पॉइंट है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ जो लीवर 3 पर काम करना है हमें, तो लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे ओरिजिनल तो पैर के अंगूठे के पास है, लेकिन जो हमारे सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस में आएगा वो हमारे मिडिल फिंगर के लाइन में है। तो हम यहाँ छोटी उंगली मिडिल फिंगर में हम यूँ एक लाइन खींच देंगे तो ये लीवर मेरिडियन को एक्टिवेट करेगा। हम चाहें तो हम पूरी मेरिडियन में भी खींच सकते हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट उसको करते हैं। नहीं तो हम सिर्फ अगर छोटी सी लाइन यहाँ पे खींच के रखें तो यह भी लीवर को एक्टिवेट करेगा, आपका लीवर हेल्दी होने लग जाएगा। लीवर हेल्दी होता है तो हेपेटाइटिस तो ठीक होगा ही। डाइट में यहाँ पे हमें जो हमारा हर जगह पर रिकमेंडेड डाइट है मिलेट्स, उस पर हमें जाना चाहिए। मिलेट्स इज द बेस्ट फूड फॉर ह्यूमन बॉडी, खासकर 5 मिलेट्स। मिलेट्स भी कई कैटेगरी के हैं, लेकिन 5 विशेष मिलेट्स, कोदो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल, इन 5 के कंबाइंड पैक आते हैं। अमेजोन पे भी उपलब्ध है। डॉक्टर खादरवली इसको कर्नाटक के प्रमोट कर रहे हैं, उनका जो नेटवर्क है वहाँ पे भी वो उपलब्ध है। तो जब हम मिलेट्स लेंगे तो हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारे बॉडी में फाइबर जाएगा और हीलिंग हमारी होने लग जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं शिवम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप पूर्णतः बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे इन सब चीज़ों को लाइफ में अपने में अपनाते हुए। एक बात यहाँ पे रह गई, इन्होंने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जी, तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हुआ होता है तो हम उसके लिए हम अपनी कलाई पर बाहर से, जब हम अपनी कलाई को 90 डिग्री पे रखते हैं तो हमारे इंडेक्स फिंगर के लाइन में या कलाई पर बाहर की तरफ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LI11। इस LI11 पॉइंट को हमें सिडेट करना है। LI11 पॉइंट को अगर हम सिडेट करेंगे, यहाँ दबा के रखेंगे, तो इससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये दोनों तरफ करना है। LI11 को सिडेट करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। दोनों हाथों में हम इसे सिडेट करेंगे। यहाँ पर आपको जब दबाएंगे तो आपको दर्द भी मिलेगा। आप फोटो खींच रख लें। ये LI11 बहुत काम का पॉइंट है, कई रोगों में काम आता है। अर्थराइटिस में काम आता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम आता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है, BP को कम करने में काम आता है। कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है। रेगुलर
LI लेवल को सिलेक्ट करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल हमारा कम रहने लग जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में लीवर में होता है, तो लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम कम कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है वो बैलेंस होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं शिवम आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिल गई होगी कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अंजुम जी का, सागर मध्य प्रदेश से। इनको जो प्रॉब्लम है, आँख में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आँख की पुतली सिकुड़ गई है। तो इस पर आपसे सहायता चाहते हैं। लेप्रोसी की दवा लेने से हाँ इनकी जी, हाँ जी। को तो यहाँ पे तो एक बात हमें ये समझनी है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। नहीं, हम मेडिसिन से बचें। जनरल टेंडेंसी सोशल थिंकिंग है, कोई बीमारी होती है तो हम एलोपैथी की मेडिसिन में जाते हैं। पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, इनको हमें ट्राई करना चाहिए। भले हमारी सामाजिक सोच है कि बीमारी के इलाज तो एलोपैथी में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सोच ऐसा वो सही बात नहीं है। नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, यह भी बहुत इफेक्टिव थेरेपीज़ हैं। चलिए, अब जो गड़बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो दवाओं का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे हुआ, उसको बाहर करने के लिए हमें लीवर को ठीक करना होगा। लीवर सबसे ज़्यादा हमारा डैमेज होता है एलोपैथी दवाइयों से। ऐसे किडनी भी डैमेज होती है, प्रभावित होती है। तो यहाँ पर लीवर डैमेज हुआ है, इस बात से पता चल सकता है क्योंकि आँखों का कनेक्शन हमारे लीवर से होता है। तो आपको डिटॉक्स के तरीके अपनाने हैं। डिटॉक्स करने के लिए आपको उपवास रखना सीखना है। अगर आप कंप्लीट उपवास रख सकें तो ज़्यादा अच्छा है, हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार उपवास किया करें। अगर आप प्रॉपर उपवास नहीं रख सकते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप किया करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है 15 से 16 घंटे का फास्ट। दिन में 8 घंटे के विंडो में ही आप भोजन करें। सुबह का नाश्ता अगर 6 बजे तक आपने किया तो शाम का भोजन आप 6 बजे, सुबह का नाश्ता अगर आपने 10 बजे किया तो शाम का भोजन आप 6 बजे तक कर लें। अगर आप 8 घंटे के अंदर अपना भोजन करते हैं तो 16 घंटे शरीर को अपनी सफाई करने में, इंटरनली सफाई करने में समय मिल जाता है, तो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करने लग जाएगा। डिटॉक्स करने के लिए हम लीवर क्लिनजिंग मेथड भी अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट या कोई ऐसा बंदा जिसने पहले लीवर क्लिनज कर चुका हो, उनके सुपरविजन में करना चाहिए, क्योंकि उसमें दस्त लगते हैं तो कभी कभी किसी किसी को कमजोरी आ जाती है। लीवर क्लिनज में हम ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट के साथ जूस में लेकर किया जाता है, लेकिन सुपरविजन में एक बार कर लें तो बहुत आसानी से इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने पर रिपीट कर सकते हैं। तो ये डिटॉक्स करने के लिए, लीवर को क्लींज करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम मसाज करके लीवर को एक्टिव कर सकते हैं और डिटॉक्स करने में वो काम आएगा। अपने पैर पे लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पैर के अंगूठे के पास, उसको हमें मसाज करना है। जब LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको एक स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें और मसाज आपको दिन में 5 बार करना है, एक बार में 2 मिनट के लिए। इस LV3 पर मसाज करते हुए आपको सोचना है मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। सोचने से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया जा सकता है, लीवर की नाड़ियों पर ग्रीन कलर लगाया जाता है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ग्रीन कलर लगाएंगे तो इनकी आंखें ठीक होंगी, लीवर ठीक होगा और विजन नॉर्मल हो सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं अंजुम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर इसी से मिलता जुलता मेरा हमारे एक व्यूअर का एक और सवाल है। अंजनी जी का सवाल है, इनकी उम्र 36 वर्ष है। इनको समझना है फैटी लिवर को ठीक करने का उपाय, क्योंकि आपने अभी लिवर क्लेंस के बारे में बात जी। की। सो इससे ही मैं समझना चाहूंगी कि इनको और किस तरह से इस पर ध्यान देना है। लीवर क्लींज से भी फैटी लिवर इनका बहुत अच्छा से ठीक हो सकता है। ये फैटी लिवर नाम से स्पष्ट है, फैट एक्यूमुलेशन ऑन लीवर। लीवर के ऊपर फैटी टिश्यूज बन गए हैं, लीवर में फैट जमा हो गया है, और ये फैट अगर हमारे ब्लड वेसल के लेवल पे जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल होता है और बीपी बनाता है, बीपी की समस्या होती है। तो यहाँ पर फैटी लीवर के पर्सन को अपना वेट चेक करने की जरूरत है, क्या उनका वेट नॉर्मल है। ज़्यादातर केस में फैटी लिवर जब होता है तो वेट भी ज़्यादा होता है। वेट को कम करेंगे तो फैटी लिवर ठीक होगा। ये फैटी लिवर को ठीक करने का सबसे आसान सा उपाय है। वेट को कम करने के लिए क्या करें, वॉकिंग करें, क्या करें, अपने भोजन में थोड़ा डिसिप्लिन लाएं, भोजन को मेडिटेटिव वे में करें। भोजन से पहले
थोड़ा सा उसको प्रणाम करके, थोड़ा सा मेडिटेशन में जाते हुए भोजन को चबा चबा के करेंगे। जब भोजन को चबा चबा के करते हैं ना, तो थोड़ा सा भोजन भी हमें बहुत तृप्ति देता है। बहुत लोग जो से अधिक भोजन कर रहे हैं, जिनका वजन अधिक है, उनका तो जो से अधिक भोजन करना एक कारण है ही। तो भोजन को चबा कर करेंगे, भोजन की मात्रा को थोड़ा सा कम करेंगे तो वजन कम होगा। वजन कम होने से आपको हेल्प होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में जाएं तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से, LV3 के आगे LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है पैर के अंगूठे के बेस पे। तो LV2 और LV3 के मसाज करने से, LV2 जो है वो पैर के अंगूठे के जड़ में है, तो LV2 LV3 के मसाज करने से भी फैटी लीवर हमारा ठीक होता है। हम ब्यूल मेरिडियन में फैटी लीवर के लिए ग्रीन कलर लगाएंगे। हमारे लीवर मेरिडियन हमारे मिडिल फिंगर में है अंदर की तरफ, तो हम यहाँ पर अपने पूरे लीवर मेरिडियन को ग्रीन कलर कर लें। तो जब हम अपने पूरे लीवर मेरिडियन को हमने ग्रीन कलर कर लिया है, तो ये लीवर मेरिडियन को एक्टिव कर देगा, और ऐसा दोनों हाथों में करना है। LV3 लीवर मेरिडियन एक्टिव होने लग जाएगी। लीवर मेरिडियन अगर एक्टिव हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्राण ऊर्जा बह रही हो, तो वो लीवर को भी ठीक कर देगा। फैटी डिपॉजिट जो हो चुके हैं वो हट जाएंगे। तो हमें इस तरह से अपने अगर फैटी लिवर है तो उस पर काम करना है। जी सर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिलीप जी का, और इनका सवाल है कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है जो कि 5.3 mm का है। इसका आयुर्वेदिक इलाज करवाया था परंतु इनको कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपसे पहले समझना चाहूंगी कि ये जो स्टोन है ये किस कारण से होता है? देखिए, यहाँ पर साइकोसोमेटिक रीजन हमारे शो का विशेष पॉइंट जी। है, उस पर हम चिंतन करेंगे। स्टोन इज स्टैसिस, ठहराव। जब जीवन में ठहराव करने की भावना आ जाती है कि मैं जिंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो ये स्टोन के रूप में प्रकट होता है। जीवन में हम कभी वास्तव में कहीं रुकते नहीं, जीवन में हम लगातार चलते ही रहते हैं। अगर हमको लगता है कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, तब भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, तब भी हम अनुभव ले रहे होते हैं। हाँ, एक्टिवली अगर हम जीवन में मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, लाइफ को में अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, तो एक्टिवली आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वह नहीं आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ ही रहा है। अपने मन में ये भावना नहीं रखनी है कि मेरी लाइफ रुक गई है, मेरे जीवन में ठहराव है। एक्टिव रहें, डायनेमिक रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आप वॉकिंग किया करें, चला करें, दौड़ लगाया करें, कोई स्पोर्ट्स खेला करें। और मेंटली एक्टिव रहने के लिए कभी खाली ना बैठें, टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए ना मत बैठें। प्रोडक्टिव चीज़ों को करें, क्रिएटिव चीज़ों को करें, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की सोचें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें और नॉलेज तो आप बढ़ा सकते हैं, और नॉलेज बढ़ाकर और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं। एक्टिव होना सीखना है, वो यहाँ पर ज़रूरत है। नाड़ियों के लेवल पर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें गॉल ब्लैडर के कोल्ड पॉइंट को सिलेट करना चाहिए। अगर हम गॉल ब्लैडर के कोल्ड पॉइंट को सिलेट करेंगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक होने लग जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल का जवाब और चाहूँगी कि अंजनी जी का सवाल है। इनकी उम्र 36 वर्ष है और इनको जो पेन की समस्या है, इनको शोल्डर्स में पेन बहुत रहता है और इसके साथ ही हाथों में पेन रहता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो कोल्ड पॉइंट का चित्र भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पैर के छोटी उंगली के बगल वाली उंगली पीछे से जो दूसरी उंगली है, उसके जड़ में GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमें उसे सिडेट करना है, और GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें टोन करना है। सिडेट और टोन का यहाँ पे बहुत क्लियर कट डिमार्केशन आ रहा है, इस बात को समझेंगे। सिडेट करने के लिए लगातार दबाव देना होता है और टोन करने के लिए मसाज करना होता है। ये जो स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के आप रख ले। सिडेट करने के लिए दबाव देना है और वहां की एनर्जी को हमें कम करना है। जो टोन करना है तो मसाज करना है, तो उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। टोन और सिडेट दो अलग चीजें हैं, पॉइंट भी अलग अलग है। 43 जो है, जो छोटी उंगली के जड़ पे है, उसे हमें सिडेट करना है, और 41 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो थोड़ा सा पीछे है, दो हड्डियों के बीच में है, इसको हमें टोन करना है। लेकिन कलर थेरेपी पे जब आते हैं तो दोनों जगह पर लाल रंग का प्रयोग होगा। सिडेट करने के लिए भी लाल रंग होगा,
वो कोल्ड पॉइंट है, उसका पॉइंट का नेचर अलग है, इसलिए वहाँ पे लाल रंग है। और जब यहाँ पे GU41 को टोन करना है तो वहाँ भी लाल रंग आएगा। हाँ, टोन करने के लिए हम लाल रंग के अलावा ग्रीन कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेडेट करने के लिए GU43 कोल्ड पॉइंट को सेडेट करने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग होगा। कलर थेरेपी, इसलिए कलर थेरेपी के पास एक प्लस पॉइंट है। जब कई सारे पॉइंट को हम मसाज कर रहे हैं, टोन कर रहे हैं, कहीं कहीं पे सेडेट करना होता है, तो कलर, एक ही कलर हर जगह पे काम आता है। अगर बीमारी अलग अलग बीमारी हो तो भी कलर ज़्यादातर बार एक ही होता है, कलर में वेरिएशन नहीं होता। ये कलर थेरेपी का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर एक बार आपने एक कलर उठा लिया तो वही कलर दूसरी जगह पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पर भी आएगा। तो यहाँ पे पैर का पॉइंट हमने देखा है GU43 और GU41। इसको असिस्ट करने के लिए हम और पॉइंट कर सकते हैं। मैं हाथ के एक पॉइंट बताना चाहूँगा, 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। जो GU43 है उससे जुड़ा हुआ हमारा पॉइंट है TW2। GU43 छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में है, ये TW2 भी हमारी छोटी उंगली के बगल वाले में है। आपको इमेज दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रखें। इस TW2 पॉइंट को, जो कि कोल्ड पॉइंट है, इसको हमें सेडेट करना है। सेडेट करने के लिए हाथ के प्रेशर से दबाव देना है, और कलर थेरेपी में यहाँ पर हमें लाल रंग लगाना है। कलर थेरेपी में हमें मसाज करना है लाल रंग के द्वारा। तो कलर थेरेपी ईजी है, लेकिन साथ साथ हमें हाथ का प्रेशर भी देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। बहुत जगह पे मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो तो आप उनसे मैग्नेट का ट्रीटमेंट भी एक बार सीख सकते हैं। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। हमें स्वास्थ्य के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप जितना सीख लेंगे और खुद से करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे लीवर क्लिंज का जो हमने अभी बात किया, जो एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल के साथ होता है, कितनी बार सिंगल एक्सपेरिमेंट से, एक ही बार लीवर क्लिंज करने से भी स्टोन बाहर निकल जाता है। एक दिन में अगर ऑपरेशन कराया तो फायदा हुआ, लीवर क्लिंज में एक दिन के प्रयोग से भी फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट सुपरविजन रिकमेंडेड है। किसी सुपर एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही पहली बार करें। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना ऑपरेशन भी ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं दिलीप जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा था, अंजनी जी का सवाल है। 36 वर्ष उनकी उम्र है और उनके हाथों में और शोल्डर में, इसके साथ ही साथ बैक में पेन होता है। तो इस पर आपसे समझना चाहेंगे कि कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, वीकनेस की वजह से भी बैक पेन वगैरह हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है। वीकनेस को रूल आउट करने के लिए हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो फिर तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाना पड़ेगा, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपको जूस लेना चाहिए, हर तरह का जूस, सीजनल जूस। जितना अधिक हम जूस लेंगे, पालक लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, जूस लेंगे, तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पॉइंट अलग होंगे, लेकिन अभी मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। सिर्फ अपने कंधों के दर्द और हाथों के दर्द के लिए पॉइंट हम समझ लें। तो यहाँ पर मेरे हाथ के छोटी उंगली के जड़ में जो पामिस्ट्री का जो हार्ट लाइन है, ये जहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे एक SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हमें इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, हम इसको में एक और तरीके से पहचान सकते हैं। मुट्ठी बांध लें, मुट्ठी बांधने के बाद जहाँ पे ये नुकीला हिस्सा बन रहा है, इस जगह पे ये SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें मसाज करना है दोनों हाथों में बारी बारी से 1 मिनट से 2 मिनट के लिए। जब हम इसका मसाज करेंगे तो ये हमारे कंधों के दर्द के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर 2 मिनट के मसाज करने के बाद हम यहाँ पर लाल रंग लगाकर छोड़ सकते हैं। लाल रंग लगाने से SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होगा, यांग ची बढ़ेगी और कंधों का दर्द नहीं होगा। आपको सूर्य प्रकाश में जाना चाहिए। सूर्य प्रकाश में सूर्य को प्रणाम करते हुए आप 10 मिनट के लिए बैठा करें। देखिए, सूर्य से हम प्राण ऊर्जा तो लेते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें सूर्य की प्राण ऊर्जा है। हम दुनिया की आधी बीमारी सूर्य प्रकाश से और आधी बीमारी पृथ्वी की ऊर्जा से ठीक की जा सकती है। बस हमें समझने की जरूरत है कि किस कंडीशन में सूर्य ऊर्जा की जरूरत है और किस कंडीशन में पृथ्वी ऊर्जा की जरूरत है। कंधों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्य ऊर्जा की जरूरत है। कंधों के दर्द में तो श्योर शॉर्ट सूर्य ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। आप 10 से 15 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में जाया करें। सूर्य को प्रणाम करके सूर्य की ऊर्जा लेने की कोशिश करें। मेडिटेटिव वे में अगर बैठेंगे
आंखें बंद करके बैठेंगे तो आप ऊर्जा को अधिक महसूस कर सकते हैं। अगर सूर्य प्रकाश में बैठते हैं, अगर सूर्य प्रकाश में ऊष्मा है, गर्मी लगती है, तो उसको भी आप ऊर्जा की तरह अपने शरीर में ले सकते हैं कि ये सूर्य की किरणें, सूर्य की प्राण ऊर्जा मेरे कंधों को ठीक करेगी, मेरे शरीर को स्वास्थ्य को अच्छा करेगी। तो शरीर का स्वास्थ्य जब एक्टिव हो भावनाओं से, तो भी हमारा दर्द ठीक होता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ती हूँ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रवि जी का। इनका कहना है कि इनके जो पैर हैं, जैसे आम तौर पर सुनने में आता है कि पैर सो जाता है, तो उसकी समस्या इनको भी है और इनको ये जो प्रॉब्लम है, जब ये खड़े होते हैं तभी भी हो जाती है और कभी-कभी वॉकिंग के दौरान भी हो जाती है। और ये जो समस्या है इनको डायबिटिक पेशेंट हैं ये, तो उस वजह से भी होती है, तो उसका क्या और जानना चाहते हैं? देखिए इन्होंने लिखा भी है कि डायबिटीज जी, इनको है, तो डायबिटिक है, मेन कारण वो है। ये समझना है डायबिटीज एक जटिल बीमारी है, कॉम्प्लेक्स बीमारी है और वो परेशान करने वाली बीमारी है। डायबिटीज का प्रभाव हमारी बॉडी में कई कई ऑर्गन में जाकर होता है। तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच में आपको फल और कच्चे सब्जियां खानी है और आपको मिलेट्स का सेवन करना है। जितना आप मिलेट्स का सेवन करेंगे, जितना आप फल खाएंगे, बहुत आसानी से डायबिटीज कंट्रोल में होता है। डायबिटीज कंट्रोल में कर लेंगे, HbA1c जो 3 महीने पे जांच होती है, वो 7 के अंदर अगर आ जाएगी, डायबिटीज कंट्रोल में रहने लग जाएगा, तो आपकी ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मेन बात तो शुगर को कंट्रोल करने का है। शुगर पे हमारा 1 घंटे का एपिसोड भी है, आप उसको भी पूरा प्रॉपर देख सकते हैं कि लक्षण के वेरिएशन में के अनुसार पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर प्यास लगती है तो अलग पॉइंट होता है, अगर भूख अधिक लगती है तो अलग पॉइंट होता है, अगर पेशाब की समस्या है तो पॉइंट अलग हो जाते हैं। जब हमारे पास इतना डिटेल नहीं हो तो हम सिर्फ 1 पॉइंट 2 पॉइंट बता सकते हैं, आप उस पर काम करें। पैंक्रियाज की ये वीकनेस होती है शुगर में, तो पहले मैं आपको डायबिटीज का पॉइंट बताता हूँ। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, स्प्लीन 4। दाहिने पैर के स्प्लीन 4 को पैंक्रियाज 4 PN4 भी कहते हैं। तो दाहिने पैर में आपको ये स्प्लीन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है और यहाँ पर पीला रंग लगाना है। पहले आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे दबाव दें, मसाज करें अच्छे से, और आपको वहां पर पीला रंग येलो कलर लगाएंगे तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आपका एक्टिव होने लगेगा। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अगर आप कलर थेरेपी करते हैं, रंग लगाते हैं, तो आपको ये 6 घंटे के लिए रंग यहाँ पर लगाना चाहिए। SP4 के अलावा भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है डायबिटीज में, उसके लिए आपको हमारा डायबिटीज वाला एपिसोड आप देख सकते हैं। अब आपके नमनेस वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। जो नमनेस हो रहा है, इसको बेसिकली बात समझिए कि ये ऊर्जा की कमी और ब्लड फ्लो की इरेगुलरिटी की वजह से है। तो अगर हम ब्लड फ्लो को बढ़ा सकें और ऊर्जा को बढ़ा सकें तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको पैरों की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। अगर आप अपने पैर की उंगलियों को फोल्ड करने का अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा के अंदर आता है, योगा आप ज्वाइन करें, योगा करें, खासकर पैरों का ज़्यादा करें, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। पैरों की उंगलियों के टिप्स को अगर हम मसाज करते हैं, सोने से पहले आप खुद से या किसी फैमिली मेंबर से पैरों की उंगलियों का मसाज करें या करवाएं। अगर पैरों के तलवों का उंगलियों का मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपकी समस्या नहीं होगी। पैरों की उंगलियों को मसाज करने के समय हम पैरों की उंगलियों के टिप्स पे लाल रंग का प्रयोग करके भी ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं। लाल रंग जहां भी आता है वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो पैरों की उंगलियों के टिप्स पर, पैर के 10 उंगलियों के टिप्स पर दिन के समय आप रेड कलर थेरेपी किया करें 6 घंटे के लिए, तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो सुनपन कम होगा। इसके अलावा हमारे घुटने के बाहर ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, स्टमक 36। इस स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। दोनों पैरों में मसाज करेंगे, यहाँ पे आपको दर्द मिल भी सकता है। जब ST36 में मसाज कर रहे हैं उस समय आप साथ में अफर्मेशन करें, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ,
मैं अपनी लाइफ को मज़े से जीता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई इंजॉय माई लाइफ। जब हम खुश रहेंगे और खुश रहते हुए हम ST36 का मसाज करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा एक्टिवेट होगा। और ST36 पर हम कलर थेरेपी में येलो कलर थेरेपी करते हैं, पीला रंग आता है यहाँ पर। पीला रंग जो है, कच्ची हल्दी का मौसम शुरू हो गया है, कच्ची हल्दी लेकर बस वहाँ पे आप उसको घिस लें, रगड़ लें तो पीला रंग लग जाएगा। रंग जो है लगभग 6 घंटे के लिए होना चाहिए। कच्ची हल्दी ना मिले तो हल्दी को आप पानी में या एलोवेरा में मिलाकर आप वहाँ पे लगा सकते हैं और ये 6 घंटे के लिए आइडियली होना चाहिए। पहले हट जाए तो दोबारा आप लगा लें। कलर दिन के समय ही किया जाता है, रात में अंधेरे में कलर का इफेक्ट नहीं होता। तो ST36 पर पीले रंग का कलर थेरेपी और फिंगर के टिप्स पे, 10 उंगलियों के टिप्स पे लाल रंग की कलर थेरेपी करेंगे तो आपका ये सुनपन ठीक होगा। साथ ही साथ आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है, उसके लिए मिलेट्स खाना है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करने हैं। इन सभी का प्रयोग करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए ही। इसके साथ ही बढ़ती हूँ आगे। अगला सवाल है हमारे एक और व्यूअर का। उनकी समस्या ये है कि उनको मसल स्टिफनेस की प्रॉब्लम है। उनको शोल्डर में स्टिफनेस फील होती है और जब वो वर्कआउट करते हैं तो और ज़्यादा मसल्स और ज़्यादा स्टिफ होने लगती हैं और पेन होने लगता है। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो हमारे इस दर्शक को एक बात सीखनी होगी कि आपके लिए आपको वर्कआउट नहीं करना है। फ्रॉम द मसल पॉइंट ऑफ व्यू वर्कआउट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर यू। देखिए जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस क्या हो रहा है, ये हमारे जो मसल्स हैं, एक कारण तो हमारे माइंड का स्ट्रेस है। जो मानसिक तनाव है वो मसल लेवल पे जा रहा है। तो आपको अपने मानसिक तनावों को कम करना है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप योग निद्रा कर सकते हैं, आप ध्यान का अभ्यास किया करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। तो मन के तनाव को कम करना है और मसल के स्टिफनेस को कम करने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। वर्कआउट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वर्कआउट करने से आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी। योगा का अभ्यास आप कर सकते हैं। योगा से भी हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। योगा से भी हमारे बॉडी में इंटरनल स्ट्रेंथ होता है। समहाउ वर्कआउट और जिम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। एडवर्टाइजमेंट उसमें से एक कारण हो सकता है। जो चीज़ हमें दिखती है, जिसका बोर्ड हमें दिखता है, नोइंगली अननोइंगली हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। वैसे इन जनरल भी योगा इज बेटर देन एक्सरसाइज, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी पसंद के अनुसार लोग करते हैं। जब मसल में स्टिफनेस आ रही है तो आपको एक्सरसाइज, जिम का एक्सरसाइज, वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगर आप सेल्फ से कर रहे हैं, खुद से करते हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप योगा करें। योगा जो है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और योगासनों में जो शवासन है, जो योग निद्रा है, वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस भी अपनाई जा सकती है। सेल्फ हिप्नोसिस में रिलैक्सेशन का कमांड दिया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में जाया जाता है। तो सेल्फ हिप्नोसिस आप खुद से भी सीख सकते हैं, किसी हिप्नोसिस एक्सपर्ट के साथ के पास भी जा सकते हैं। एक बार आप सीख लें तो आप खुद से कर सकते हैं। हिप्नोसिस के द्वारा रिलैक्सेशन मेथड मसल स्टिफनेस को रिलैक्स कर देगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में अगर हम जाना चाहें तो GB34 एक्यूप्रेशर पॉइंट ST36 के पीछे में होता है, हमारे पैर के पास। GB34 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करेंगे तो स्टिफनेस जो है वो हमारी खत्म होगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। और एक सवाल और है हमारे एक और व्यूअर का। उनका कहना ये है कि उनको बॉडी में, हाथ में और लेग्स में कुछ गांठें फील हो रही हैं। तो वो फैट की गांठें, ऐसा उनको बताया। जब उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किया सो उन्होंने बताया कि आपको फैट की गांठें बनने लगी हैं। तो क्या ये डेंजरस हो सकती हैं, या अगर डेंजरस हैं तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए? बॉडी में, हमारी बॉडी में अगर फैट डिपोजिशन है, लाइपोमा है, कई जगहों पे लाइपोमा है, तो मेडिकली तो इनको गलत नहीं कहा जाता है। ये मोस्टली ये बिनाइन होती हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कॉस्मेटिक इफेक्ट होता है, थोड़ा हमें खुद फील होता है। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते रहते हैं, खासकर जब मैं हॉस्पिटल में था तब ज़्यादा पेशेंट ऐसे देखता था। तो इसका कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई मेजर हार्म तो नहीं है स्वास्थ्य पे। ये कोई जानलेवा नहीं है और स्वास्थ्य में भी कोई ज़्यादा ये नुकसान हमें नहीं पहुंचाती है। लेकिन फिर भी एक स्वस्थ शरीर की तो ये लक्षण नहीं है।
अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो बॉडी में कहीं भी कोई भी डिपोजिशन रुकता नहीं है। कहीं भी अगर कोई ठहराव है तो वो ब्लड फ्लो, एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसका यही कारण है। तो आपको यहाँ पे डिटॉक्स ट्राई करना चाहिए। डिटॉक्स ट्राई करने के लिए लिवर क्लिंज आप ट्राई कर सकते हैं। लिवर क्लिंज की थोड़ी सी जो बात करी है मैंने, एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल के साथ होता है, किसी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के साथ कर सकते हैं। लिवर क्लिंज के अलावा आप सिंपल फास्टिंग को अपना सकते हैं, फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नहीं हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जब आपका शरीर हील होना शुरू होगा, इंटरनली डिटॉक्स होगा, तो आपके बॉडी में ये फैट डिपोजिशन नहीं रहेंगे। फैट डिपोजिशन एक तरह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होने के कारण भी है। तो ब्लड फ्लो प्रॉपर रहे, इसके लिए भी आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, या फिर आप वॉकिंग और रनिंग करें। जब वॉकिंग रनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब एक्टिव रहते हैं, जब हमारे शरीर से पसीना बहता है, हमने पसीना बहाने के महत्व को हम भूल चुके हैं। शरीर से कभी कभी पसीना बहना भी बहुत जरूरी है, वो बहुत सारे टॉक्सिन को निकाल देता है। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे शरीर में पसीना निकले आपको करना चाहिए कभी कभी। इससे आपका जो ब्लड फ्लो है ना बॉडी का अच्छा होगा। और ब्लड फ्लो को अच्छा करने के लिए हम HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको मसाज करेंगे 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार। और मसाज करते हुए आपको अफर्मेशन करना है, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। लाइफ को परफेक्ट देखने का दृष्टिकोण हमें डेवलप करना है आध्यात्मिक रूप से। हम बोलते हैं ये अच्छा है, नहीं है, ये अच्छा है, ये हमारे माइंड का एक डिफेक्ट है, हमारे परसेप्शन का डिफेक्ट है। वास्तव में हर एक चीज अपने आप में ठीक ही है, हर एक अनुभव से हम कुछ सीख रहे होते हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा हम सोचते रहें। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपका बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होगा। डिटॉक्स करने के लिए हमारे पैर पे लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी आप मसाज कर सकते हैं। पैर के अंगूठे के पास ये लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। लीवर 3 को रेगुलर मसाज करेंगे तो इससे भी आपकी बॉडी में ची का फ्लो बेहतर होता है। बॉडी इंटरनली डिटॉक्स होने लग जाती है, अंदर से सफाई होने लग जाती है। और अगर बॉडी डिटॉक्स हो जाए तो आपकी बॉडी में गांठें, लाइपोमा की गांठें, फैट की गांठें नहीं रह सकती हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि यदि आपका कोई सवाल अभी मिस हो गया है, आपके सवाल का जवाब अभी आपको नहीं मिला है, तो आप धैर्य रखें, आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी व्यूअर्स और भी अभी हमें देख रहे हैं, यदि उनके मन में भी कोई सवाल है अपने स्वास्थ्य को लेकर, या किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई ग्रसित है, तो उस बीमारी के सवाल का जवाब भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ध्यान रहे सवाल भेजते टाइम आप अपना नाम, अपनी उम्र जरूर मेंशन करें, और उसके साथ ही जो भी आपको समस्या है उसके साथ उस समस्या में, उस बीमारी में आपको क्या तकलीफ हो रही है, इसे मेंशन करना ना भूलें, जिससे कि आपकी समस्या का इलाज ठीक तरह से हो पाए। तो सर इसी के साथ बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है हमारा सीमा जी का है, अजमेर से। इनकी समस्या ये है कि जब भी इनको वॉक करना होता है तो उनके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ब्लड फ्लो इनको, जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो उनका कहना है कि इनको कि मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनका जो है ब्लड फ्लो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, ब्लड फ्लो कहीं न कहीं रुक रहा है। तो उनको वॉक करने के लिए ही बताया गया, लेकिन जब वॉक करती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द उनको होने लगता है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिससे उनका जो दर्द है वो उनका ठीक हो सके और ब्लड फ्लो बढ़ सके? बिल्कुल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी पहले हमें ये समझना है ना, हमें अपने शरीर की बनावट जी। और परिस्थिति स्थिति के अनुसार हमें कुछ करना चाहिए। इनके लिए योगा अभ्यास, आसन, प्राणायाम अधिक फायदेमंद होगा। वॉकिंग ही एकमात्र एक्सरसाइज नहीं है ना। तो योगा कुछ दिन ट्राई करें, योगा करें साथ में। योगा से भी हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट की जो बात है, तो पैर को मजबूत करने के लिए, पैर में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हमें K1 और LV3 पर काम करना चाहिए।
K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे में होता है। दोनों पैर में इस K1 को मसाज करें। जिस पैर में K1 में अधिक दर्द मिले उस पैर में आपको अधिक टाइम देना चाहिए। दिन में 5 बार उस पैर में करना है। अगर दर्द नहीं है K1 पर तो दिन में 2 बार या 3 बार मसाज करना है, एक बार में 2 से 3 मिनट के लिए। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने के अलावा LV3 पर मसाज करना चाहिए, क्योंकि लीवर अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो दर्द नहीं होगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के अंगूठे के पास ऊपर से है। दोनों पैर में मसाज करेंगे। LV3 पर दर्द आपको जरूर मिलेगा। जिनके पैर में दर्द है उनको LV3 पर दर्द जरूर मिलेगा। ये पॉइंट आपको दिन में 5 बार करना है, क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा जरूरी है, और 2-2 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे जैसे जैसे LV3 पर दर्द आपका कम होता जाएगा, आपके पैर का दर्द भी कम होगा। इन दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप अफर्मेशन किया करें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा ध्यान रख रहा है, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमें खुद रखना सीखना है। जितना हम खुद अपने केयर करेंगे तभी भगवान हमें हेल्प कर सकता है। डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा सोचा करें और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया करें, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, इतने सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को उनकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए जो आपने सुझाव दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। लेकिन यदि आपके कोई सवाल हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित या फिर आपकी किसी बीमारी से संबंधित, तो उसको ज़रूर हमें भेजिए। आप हमें अपना जो भी सवाल है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और जब भी आप अपने सवाल भेजते हैं तो उसमें डिटेल में अपनी समस्या लिखें। यदि कोई गंभीर समस्या है या फिर आपका यदि कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है तो उसमें उसकी रिपोर्ट्स हमें ज़रूर भेजें, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसको बेहतर तरह से हम समझ सकें और आपकी समस्या का बेहतर इलाज आप तक पहुंचा सकें। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अब देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।